लाइफ जो है वो भी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। जो ऐसे स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं, मतलब जिनकी संख्या कम होती जा रही है, तो एलिफेंट्स है या लॉयन है या टाइगर है, जो भी कोई है, तो जिनकी भी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो कम हो रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा हक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड रेप्टाइल्स भी होने दो, एनिमल्स होने दो, स्नेक्स होने दो, बर्ड्स होने दो, जो भी जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, उनका भी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट है। तो उनका हंटिंग जो है, द क्वेश्चन इज अबाउट हंटिंग अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क है, उसके लिए क्या पेनल्टीज़ है, क्या उनको फाइन लगेगा अगर किसी ने हंट किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को, तो उसके क्या प्रोविजंस है, वो हम फटाफट से देखते हैं। तो द इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972, it balances ecological security with human development। तो ये इकोलॉजिकल जो है सिक्योरिटी की भी बात कर रहा है और ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात कर रहा है, क्योंकि हो ना हो वाइल्ड लाइफ का बहुत इम्पेक्ट है हमारे लाइफ पे। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट नहीं करते हैं। फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स इम्पेक्ट करते हैं फॉरेस्ट पे, और फॉरेस्ट हम सबको पता है बहुत इम्पेक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ पे। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज, प्रिजर्विंग हैबिटेट्स, national parks, sanctuaries, and ensuring the ecological balance for required for human survival। तो इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है फॉरेस्ट का होना, फॉरेस्ट के लिए ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ का होना, अल्टीमेटली ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस का होना ज़रूरी है, जो पॉसिबल नहीं है विदाउट वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ का होना भी उतना ही ज़रूरी है, भले हमारे खुद के स्वार्थ के लिए ही क्यों ना हो। बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट mandates that development projects, industries, roads, minings in forested areas must obtain environmental clearances to prevent habitat destructions। तो अगर किसी को रोड बनाना है, इंडस्ट्री बनानी है, माइनिंग बनानी है फॉरेस्ट एरिया में या फॉरेस्ट एरिया के पास भी, तो उनको एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से NOC लेना पड़ता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मतलब NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और वो सर्टिफिकेट मिलता है डिपेंडिंग अपॉन दी वेरियस क्राइटेरियाज कि आपकी वजह से कितना हार्म हो सकता है फॉरेस्ट एरिया को। आप माइनिंग करोगे तो वहाँ के आजू बाजू जो स्पीशीज हैं, जो रह रहे हैं, बर्ड्स रह रहे हैं, रेप्टाइल्स रह रहे हैं, उनको क्या नुकसान होगा? वहाँ से कोई केमिकल तो एमिट नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उनको नुकसान तो नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही उनको क्लियरेंस मिलेगा, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप काम चालू कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना। अगर कोई भी फॉरेस्ट एरिया को टच करके कुछ भी बना रहा है, रोड बना रहा है, रेलवे बना रहा है, मेट्रो बना रहा है, इंडस्ट्री बना रहा है, कि कहीं भी कुछ भी बना रहा है जहाँ पे फॉरेस्ट लाइफ को फ़र्क पड़ सकता है, फॉरेस्ट एरिया को फ़र्क पड़ सकता है, चाहे आप मेट्रो क्यों ना बना रहे हो, तो वो उसके लिए क्लियरेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डिसीजन बहुत क्रूशली लिया जाता है। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कम्युनिटी रिजर्व्स ऑन प्राइवेट community land to promote local involvement in conservation aligning with sustainable use। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि कम्युनिटी रिजर्व्स जो प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड के लिए होते हैं, वो प्रमोट करते हैं लोकल इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन अलाइनिंग विथ सस्टेनेबल यूज़। सस्टेनेबल यूज़ जो है वो सस्टेनेबल यूज़ हो, मतलब लोगों का भी इतना ही पार्टिसिपेशन हो और लोग भी अपना भी पार्ट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट को अपना पार्ट करना है, तो हर किसी को अपना पार्ट करना है, अपना पार्टिसिपेट करना है। फिर लीगल प्रोटेक्शन फॉर फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, डिफरेंट नेचुरल जो भी कोई प्लांटेशन रिलेटेड है, तो वो फ्लोरा एंड फौना है। तो उसका भी प्रोटेक्शन का लीगल राइट्स है। उसको भी अगर आप ये करते हो तो शेड्यूल 6 में प्रोहिबिट किया गया है कि स्पेसिफिक जो प्लांट्स है
उनको आप किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अगर ऐसा किया तो आपको इम्प्रिजनमेंट, फाइन, पेनल्टी, जेल सब कुछ हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या बोलता है? आर्टिकल 48A बात करता है मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, while Article 51AG makes it a fundamental duty of citizens to protect wildlife। तो ये हम सबकी आर्टिकल 51AG ये बात करता है कि हम लोगों की फंडामेंटल राइट्स की तो हम बात करते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटी, बहुत सारी ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटी हमारी ये भी है कि हमारा फ़र्ज़ है कि वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करें, मतलब उसे नुकसान नहीं पहुंचाए। आप बोलोगे जाके किसी को भी हंट कर दिया, हंटिंग कर दिया, किसी को मारा, हिरन को, शेर को, चीते को, पंछी को, किसी को भी, तो वो दैट इज़ इलीगल, वो आप नहीं कर सकते हो। वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, अगर आपकी खुद की आपने सेल्फ डिफेंस में आपने किसी को मारा है, आपको कोई जानवर मार रहा है, आपने मारा है, इन दैट केसेस वो कंसिडर किया जा सकता है। या आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा है जानवर, तब आपने उसको अपने बचाव में उसको आपने हार्म पहुंचाया है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो हंटिंग अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंस्टीट्यूटेड अ नियर टोटल बैन ऑन हंटिंग अक्रॉस इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से हंटिंग जो है वो टोटली बैंड है पूरे इंडिया में। शिफ्टिंग फ्रॉम रेगुलेशन टू स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, पहले क्या था? रेगुलेशन था, मतलब कहीं कहीं कोई कोई चीज़ें अलाउड थी, कहीं कोई चीज़ें नहीं अलाउड थी। अब जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। हंटिंग इज़ डिफाइंड ब्रॉडली टू इंक्लूड, तो हंटिंग का मतलब सिर्फ मारना नहीं है। हंटिंग मतलब उसे कैप्चर किया, उसे ट्रैप करके रखा एक नेट में, उसको पॉइजन दिया, उसको स्नैरिंग किया, उसको तीर कमान लगाया, उसको एनी वाइल्ड एनिमल एज वेल एज अटेम्प्टिंग टू डू सो। सिर्फ उनको ये सब करना नहीं, ये सब का अटेम्प्ट भी करना, आपने उसको जहर देने की कोशिश भी की अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को, तो भी आपके ऊपर जो है वो केस हो सकता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट अलाउड। हंटिंग इज़ नॉट अलाउड एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और हंटिंग में ये सारी चीज़ें भी आ जाती है, ट्रैपिंग, कैप्चरिंग, पॉइजनिंग और अटेम्प्ट टू डू सच थिंग्स। तो जनरल प्रोहिबिशंस जो है वो सेक्शन 9 में है। सेक्शन 9 ये बताता है कि कौन से एनिमल्स को जो है वो प्रोहिबिटेड है हंटिंग करने के लिए। तो एनिमल्स की लिस्ट जो है वो अलग से दी गई है, शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। तो जो भी एनिमल्स की लिस्ट दी गई है शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, एनिमल्स हेरिन मतलब एनिमल्स में सब आ गए, रेप्टाइल्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, जो भी वाइल्ड लाइफ में है, फॉरेस्ट में रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, सब कोई आ गए। तो वो सब जो है शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में डिफाइन किया गया है, वो सबको ही हंटिंग करना, हंटिंग मतलब कैप्चरिंग, ट्रैपिंग, पॉइजनिंग, स्नैरिंग और अटेम्प्ट डू सो। तो ये सब चीज़ अगर आपने किया तो वो सेक्शन 9 के अंडर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब शेड्यूल 1 एंड 2 के प्रोटेक्शन की बात चल रही है। तो शेड्यूल 1 एंड 2 में जानवरों की बात है, जो एनिमल्स की या वाइल्ड क्रिएचर्स की बात की गई है, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, बिकॉज वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, मतलब उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है टू टाइगर, एलिफेंट्स, राइनोस, एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो शेड्यूल 1 एंड 2 में है, जो कम है, उनकी संख्या कम है, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्शन दिया गया है। वायलेशंस हेयर अट्रैक्ट द हाईएस्ट पेनल्टीज इंक्लूडिंग हैवी फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। तो बहुत सारी फ़ाइन भी, हैवी फाइन लगती है अगर ऐसे कुछ किसी ने किया, पेनल्टी लगती है और इम्प्रिजनमेंट भी लगता है। एक्सेप्शंस क्या है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है, CWLW जिसको बोलते हैं, वो अलाउ कर सकते हैं हंटिंग को। उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है आपको, अगर आपको किसी भी वाइल्ड क्रिएचर को, वाइल्ड लाइफ में रहने वाले क्रिएचर को हंट करना है, उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना है या मारना है, पॉइजन देना है, भगाना है, कुछ भी करना है, तो आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन CWLW का परमिशन लेना पड़ता है। और ये कब मिलेगा आपको? अगर वो जानवर आपके क्रॉप्स को डेंजर पहुंचा रहा है। तो ऐसा कोई जानवर होता है, कोई चूहे होते हैं एक अलग तरीके के, जो आपको क्रॉप्स को आपके ख़राब कर रहे होते हैं, तो उसको मारने के लिए, उसको हंट करने के लिए या उसको पॉइजन देने के लिए आपको
LW का परमिशन लेना पड़ता है। सेक्शन 11 में यह एक्सेप्शन दिया गया है कि कुछ ऐसे जो होंगे जो आपको, जिनको आप हंटिंग कर सकते हो। ऐसा भी कोई एनिमल होगा जो डिसेबल हो गया है परमानेंटली, जिसका कोई रिकवरी नहीं हो सकता, या ऐसा कोई डिजीज़ हो गया है उसको, जो वो इतना पीड़ा में है या वो इतना परेशान है कि वो रिकवरी नहीं हो सकता, उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो ऐसे केस में भी उसके हंटिंग की परमिशन दी जा सकती है, जिसका हंटिंग का परमिशन CW LW ही दे सकते हैं, मतलब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। फिर स्पेशल परमिट कब होगी? सेक्शन 12 में। ये तो एक्सेप्शंस हुए 11 में। तो सेक्शन 12 बात करता है स्पेशल परमिट की। वो बात करता है कि हंटिंग इज़ अलाउड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन फॉर स्पेशल पर्पसेस ऑफ एजुकेशन। कभी ऐसा होता है कि एजुकेशन पर्पस के लिए किसी जानवर को इनको देखना है, क्या है, रिसर्च करना है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च करना है, या कोई एरिया में किसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोई ऐसा, से फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, या कोई ऐसा कोई जानवर है जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे स्पेशल परमिट मिली जा सकती है हंटिंग की, या फिर उनको दूसरे जगह पे लेके जाने की। वर्मिन बात करता है शेड्यूल 5 की। वर्मिन मतलब ऐसे वाले स्पीशीज़ जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर जो खुद ही डिजीज़ को कैरी करते हैं, मतलब वो बीमारियां फैलाते हैं, ऐसे कोई फॉरेस्ट के जीव हैं, तो वो शेड्यूल 5 में आते हैं, और उनकी हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। हमने देखा कि शेड्यूल 1, 2 एंड 3, 4 में जो एनिमल्स हैं उनका हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। बट ये वर्मिन जो क्लास ऑफ एनिमल्स है, जैसे कि सर्टन रोडेंट्स हैं, ऐसे कुछ जानवर हैं जो खुद ही कोई भी बीमारी को कैरी करते हैं और जहाँ भी जाते हैं बीमारियाँ फैलाते हैं, तो उनका हंटिंग किया जा सकता है। इसीलिए वो जो ये जो है वो लिस्ट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। वर्मिन की लिस्ट में भी बहुत ज़्यादा नाम थे, बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स थे, बट ग्रेजुअली जो है वो स्मॉल एनिमल्स, ऐसे जो छोटे एनिमल्स हैं जो बहुत डिजीज़ फैलाते हैं, उसकी लिस्ट भी कम हो गई है अभी, क्योंकि उन पर भी इलाज किया गया कि अब वो डिजीज़ नहीं फैलाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कोई जानवर है जो डिजीज़ फैलाते हैं या जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, तो वो वर्मिन के शेड्यूल 5 कैटेगरी में आते हैं, जिसका हंटिंग अलाउड है। वो भी हम लोग जाके हंटिंग नहीं करेंगे, वो ऑफिसर्स को अलाउड है कि वो जाके उनको कर सकते हैं। फिर सेल्फ डिफेंस की बात है। अगर सेल्फ डिफेंस में आपने किसी जानवर को मारा, तो आपको जो है वो ये जो फाइन, पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट है वो नहीं होगा, लेकिन आपको प्रूव करना होगा कि आपने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा। नहीं तो हर कोई जानवर को जाके मार के बोलेगा मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा। तो किलिंग अ वाइल्ड लाइफ एनिमल इन सेल्फ डिफेंस और डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहे थे, आपके खुद को आपको हार्म पहुंचा रहा था कोई जानवर, तो अलाउड है, प्रोवाइडेड द एक्ट वॉज नॉट कॉज्ड बाय रेकलेस बिहेवियर। बट वो आपके बिहेवियर की वजह से ना हो, मतलब ऐसा नहीं हो आपने ही उस जानवर को छेड़ा और फिर आप बोल रहे हो मुझे मार रहा है, तो आपका बिहेवियर जो है उसमें ये नहीं होना चाहिए। फिर पेनल्टी की बात आती है सेक्शन 51 में। अगर इलीगली हंटिंग हुआ जो प्रोहिबिटेड है, जहाँ पर भी शेड्यूल 1, 2, 3, 4 के जो एनिमल्स हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, राइनोज हैं, किसी भी ऐसे कोई एनिमल है जिसका इलीगल हंटिंग हुआ, तो सीवियर पेनल्टीज़ है, 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो 7 साल तक की सज़ा प्लस पेनल्टी सेक्शन 51 बताता है कि अगर इलीगल हंटिंग हुआ तो। अब समरी टेबल ये बोलती है कि शेड्यूल 1 एंड 2 में जो एनिमल्स हैं उनका प्रोटेक्शन जो है वो हाईएस्ट है, क्योंकि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत कम है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन एक्सट्रीम केस में अगर वो बीमार हो गया है, उसका खुद का इतना प्रॉब्लम हो गया एनिमल का कि वो जी नहीं पा रहा है, या वो बियॉन्ड रिकवरी है, उसकी डिसेबिलिटी, ऐसा कुछ है, तो CW की परमिशन लेने के बाद, चीफ वार्डन की परमिशन से हम लोग उसको हंटिंग किया जा सकता है। शेड्यूल 3 एंड 4 जो है वो भी प्रोटेक्टेड है, और उसका हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है, वो भी अलाउड नहीं है। शेड्यूल 5 के जो एनिमल्स हैं, मतलब जो वर्मिन है, जो खुद ही क्रॉप्स को ख़राब करते हैं या खुद ही डिजीज़ को फैलाते हैं, तो वो परमिटेड है, उसकी हंटिंग परमिटेड है, वहाँ पे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल 6 बात करता है प्लांट्स की, स्पेसिफिक प्लांट्स की, जो कि प्रोहिबिटेड है। ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स है जिनका हंटिंग, यहाँ पे प्लांट्स का हंटिंग मतलब
प्लांट्स को तोड़ना, प्लांट्स को ख़राब करना, प्लांट्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है, प्रोहिबिटेड है। उसका ट्रेडिंग भी प्रोहिबिटेड है, उसको रूट से निकाल के दूसरी जगह लगाना भी प्रोहिबिटेड है। मतलब जो जहाँ है वो वहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर नेचर, और वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोल सकते हैं कि वो बहुत कम है ऐसे प्लांट्स, तो वो सब शेड्यूल 6 में आते हैं। तो समरी यही बोलता है कि हंटिंग प्रोहिबिटेड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में। और ये टर्म हंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, किलिंग, पॉइजनिंग और अटेम्प्टिंग टू डू सो, जो भी कोई वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको, कैप्चरिंग, कर्जिंग, स्नैरिंग, ट्रैपिंग, ड्राइविंग करना, बैटलिंग करना, उसको किसी भी तरह का मारना, उसको कि उसके ऊपर गाड़ी चला देना, ये सब भी जो है वो हंटिंग के इसमें ही आ जाएगा। किसी को इंजरी पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करना किसी बॉडी पार्ट के ऑफ एनिमल, तो वो भी हंटिंग में आ जाएगा। इन केस ऑफ वाइल्ड बर्ड्स, अगर वाइल्ड बर्ड्स की बात करें, या रेप्टाइल्स, रेप्टाइल मतलब स्नेक है, क्रोकोडाइल है, ये सब, तो रेप्टाइल्स है या वाइल्ड बर्ड्स है, तो उनका भी डैमेजिंग द एग्स, उनके एग को भी डैमेज करना, मतलब हंटिंग में ही, हंटिंग का ही वो आपको सेक्शन लगेगा। आप नहीं बोल सकते कि मैंने स्नेक के एग को मारा, स्नेक को थोड़ी मारा है, बर्ड के एग को ख़राब किया है, बर्ड को थोड़ी मारा है। तो ये भी आपको इक्वली अटेम्प्ट टू हंटिंग ही माना जाएगा, और इनफैक्ट हंटिंग ही माना जाएगा, अटेम्प्ट भी नहीं, हंटिंग ही माना जाएगा। और जो हंटिंग के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो लगेंगे, वो जो भी फाइन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट है, वो सब लगेगा। तो डिस्टर्बिंग द एग्स और नेस्ट ऑफ सच बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ये भी जो है वो इलीगल है, मतलब अलाउड नहीं है। सेक्शन 9 बात करता है, एक्ट lays down that no person shall hunt any wild animal specified in schedule 1, 2, 3 and 4 of the act except सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 11 और 12 वो बताता है कि कहाँ पे आप परमिशन लेके मार सकते हो, और 12 ये बताता है कि कहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो जो एनिमल्स हैं वो आपको खुद को हार्म पहुँचा रहे हैं, आपने सेल्फ डिफेंस में मारा है, तो अलग बात है। नोट ये है कि वाइल्ड एनिमल इज़ डिफाइंड इन द एक्ट मीन्स एनी एनिमल स्पेसिफाइड। तो वाइल्ड एनिमल्स जो है वो बताया गया है 1, 2, 3 एंड 4 में, और 5 में बताया है कि कौन से प्लांट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जिनको आप खराब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का थिंग। हम